नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अगर हमको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डाइपोल के कारण, तो कैसे बताना है? ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम छोटा छोटा चीज लिख देते हैं कि कोई भी डाइपोल हो P, इसके एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है Kp की 2Kp। और अगर हम एक्सियल में बात करें तो इलेक्ट्रिक Kp बाय Rq। एक्सियल में डायरेक्शन सेम होता है, जिधर डाइपोल उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके अपोजिट। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये डाइपोल है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट यहां पर, डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं? सेंटर से। तो सेंटर से अगर हम लोग यहां से ये r डिस्टेंस लेते हैं ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसको बढ़िया से समझने के लिए हम क्या किए, इस डाइपोल का दो कंपोनेंट कर डालें। डाइपोल स्केलर है कि वेक्टर? क्या है? वेक्टर। जिस पॉइंट पे निकालना है उस लाइन को एंगल यहाँ कितना बना रहा है वो? थीटा। तो P का दो कंपोनेंट होगा, इधर आएगा P cos थीटा और इधर P का क्या आएगा? साइन। ठीक है, तो यानी जिस पॉइंट पे निकालना होगा, मान के चलिए कि हमको इस M पॉइंट पे निकालना है, तो डाइपोल से वो कितने एंगल पर है? थीटा। तो हम P का दो कंपोनेंट कर दिए, P cos थीटा और P sin थीटा। करने का मेरे पास रीजन इसलिए है, देखो P के लिए ये पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, लेकिन अगर हम कंपोनेंट कर डालें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम सिर्फ P cos थीटा को देखें तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एक्सियल। और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ P cos थीटा के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? एक्सियल में किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? उसी के डायरेक्शन में। डायरेक्ट लिख दे 2Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय P, तो P था, यहाँ क्या है? P cos थीटा, इसलिए लिख दे 2Kp cos थीटा बाय Rq। P sin थीटा, डाइपोल इधर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अपोजिट। तो इस लाइन के जस्ट अपोजिट Kp sin थीटा डिवाइडेड बाय Rq। और खाली ये बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल? 90। तो अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा Kp sin थीटा बाय Rq प्लस 2Kp cos थीटा बाय Rq। इन दोनों से क्या बोल सकते हैं? Kp बाय Rq कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा दोनों से, और इसका होल स्क्वायर होगा ना। अच्छा, यहां एक टर्म बनेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या बनेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां साइन स्क्वायर थीटा और यहां 4 cos स्क्वायर थीटा। इसमें से एक साइन स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा, 1। बचा कितना? यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, और याद बहुत आसानी से रहेगा। याद है Kp बाय Rq रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। अब तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर हम ये लाइन को एक्सियल कर दें तो थीटा का वैल्यू 0, यानी थीटा 0 मतलब एक्सियल हो गया। 0 पुट करो, देखो तो फॉर्मूला ये आ रहा है, आ रहा है। और अगर हम इक्वेटोरियल के लिए बात करें तो थीटा का वैल्यू 90, cos 90 कितना हो गया? 0। दोनों फॉर्मूला काम किया। यानी ये फॉर्मूला जो है वो किसी भी थीटा के लिए काम करेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ यहां भी एंगल बनाएगा फाई। बताइए वो tan फाई को हम क्या लिखें? tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो डायरेक्ट बोलो Kp बाय R क्यूब, दोनों में कैंसल, ऊपर क्या बचेगा? साइन थीटा बाय 2 cos थीटा। तो साइन थीटा बाय 2 cos थीटा को डायरेक्ट लिख दें,
टेन थीटा बाई टू की टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट डाउन करो अच्छे से। मरो मरो एक बोतल ठंडा पानी यहाँ पे ज्यादा ना है मतलब। अब पता चला वो दो कॉम्पोनेंट किस लिए किए, कॉम्पोनेंट करने से फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ कॉम्पोनेंट करने से? कॉम्पोनेंट करने से ये फायदा हुआ कि हमको फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए पता है, या तो एक्सियल के लिए या फिर इक्वेटोरियल के लिए। कॉम्पोनेंट करने से ये फायदा हो गया कि एक के लिए वो एक्सियल बन गया, दूसरे के लिए वो इक्वेटोरियल। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन an external electric field, electric dipole in an external electric field। कि अगर एक डायपोल को हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, लाइन से क्या पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। और इसमें अगर हम एक डायपोल रख दें -q और यहां +q, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं d, ठीक है। अभी भूल जाओ कि ये डायपोल वगैरह कुछ है, मेरे को ये बताओ सबसे पहले कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो चार्ज है तो इन दोनों चार्ज पे क्या होगा? कोई भी चार्ज अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो क्या होता है, फोर्स लगता है। पॉजिटिव पे किधर फोर्स, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही लगेगा, और ये फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, QE। और इस पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट, कितना, माइनस नहीं बोलना है क्योंकि माइनस डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये डायपोल मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो मोशन में दो टाइप का मोशन होता है, एक ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। इस केस में ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, एक नेट फोर्स कितना है, 0।
और आपको क्या लगता है रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और जब भी रोटेट होता है तो फिजिक्स में एक वर्ड आता है टॉर्क। यानी हमको ये पढ़ना है कि अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। बहुत आसान है टॉर्क निकालना। अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ डायपोल का डायरेक्शन किधर है? माइनस से प्लस, यानी डायपोल का ये रहा डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो बोल सकते हैं ये थीटा किसके बीच एंगल हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच। ठीक है, तो अब क्या होगा, टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आर एफ, या फिर आर क्रॉस एफ होता था, तो आर एफ कॉस थीटा की साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां से अगर हम टॉर्क निकालें, देखो देखो यहां से कितना डिस्टेंस, डी बाई टू, और फोर्स कितना है, क्यू ई, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी थीटा। तो हम टॉर्क लिखेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई टू इंटू फोर्स हो जाएगा कितना, क्यू ई, और दोनों के बीच एंगल कितना है, साइन थीटा। और क्या बोल सकते हैं, जैसा टॉर्क ये घुमा रहा है ये भी उधर ही घुमा रहा है, तो दोनों का टॉर्क पॉजिटिव होगा कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा, पॉजिटिव। तो डायरेक्ट इंटू टू लिख देते हैं। देखो ना इसका भी डिस्टेंस कितना आएगा, डी बाई टू, ये टू टू क्या हो गया, कैंसिल, क्यू ई डी साइन थीटा। क्यू इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, टी। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पीई साइन थीटा, ये तो स्केलर में आया। तो अगर हमको टॉर्क को वेक्टर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखे, ई क्रॉस पी भी तो पी साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पी क्रॉस ई क्यों लिखे? तो राइट हैंड थंब रूल। अच्छा ये रोटेट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अभी ये क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है ना। अब हम दो चीज निकाल के देखेंगे, एक बार पी क्रॉस ही निकाल के देखेंगे और ई क्रॉस पी। तो बताइए पी का डायरेक्शन किधर, इधर, और ई का डायरेक्शन इधर। तो पी से ही अगर हम रोटेट करेंगे तो इधर ही देखो रोटेट हो रहा है ना, तो इसीलिए लिखे पी क्रॉस ई। अगर ई क्रॉस पी करते तो इधर रोटेट हो रहा है कि उल्टा रोटेट हो रहा है, उल्टा। तो इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला आ गया पी क्रॉस ई। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन जरूरी है, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला जरूरी है। जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, अभी तो स्कूल छुट्टी होगा तुम्हारा। हो गया, नोट डाउन कर लिया ना। अब आगे बढ़े।
अगर नहीं उतारा तो उतार लो इसको, ठीक है। दो केस लेके चलते हैं। इससे पहले जो अभी पढ़े वो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस सी, वो फॉर्मूला कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। अब हम दोनों केस पढ़ेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, और हम दोनों केस का बात करेंगे, हम बात करेंगे नेट फोर्स का भी और हम बात करेंगे नेट टॉर्क का भी। हाँ, टू क्यों आया? इसके अबाउट इसका टॉर्क लिखे डी बाई टू इंटू क्यू ई साइन थीटा, इसका तो टॉर्क लिख दिए, इसका लिखेगा कि नहीं लिखेगा? इसलिए टू कर दिए। चलिए यहां आता है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पे नेट फोर्स कितना? जीरो, क्योंकि जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स उल्टा लगेगा। और टॉर्क होता था कि नहीं होता था? होता था। क्या हो गया? एसी चालू कर, चालू कर, चालू कर, हम बुद्धि बता देते हैं, स्टार्ट। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। टॉर्क तो कुछ तो आया, इस केस में नेट फोर्स जीरो या नॉन जीरो? क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। और जब अलग अलग होगा तो नेट फोर्स कभी जीरो होगा? तो ये होगा नॉन जीरो। टॉर्क, इसका मतलब ये है कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क दोनों में लगेगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म होगा तो एक ही पोजीशन में रोटेट करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म रहा तो ट्रांसलेट करके वो रोटेट करेगा। ठीक है, इन दोनों को भी नोट डाउन कर लो। आगे जाके ये निकालना भी है कि कितना फोर्स लगेगा। हो गया? अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? 90 हो, पहले 90 होने पे मैक्सिमम होगा या? 90 का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डायपोल ऊपर होगा 90 डिग्री। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ें तो याद है, पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है, तो टॉर्क कुछ ऐसा लगेगा। इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव यहां ले तो टॉर्क ऐसा लगेगा, है ना? दोनों केस में, इस केस में ये टॉर्क ऐसे रोटेट करेगा और इसमें कुछ ऐसा रोटेट करेगा।
टॉर्क स्केलर है कि वेक्टर? अच्छा, इसमें टॉर्क का हम वैल्यू पूछे, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। पी ई साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, तो टॉर्क आया पीई। यहाँ टॉर्क पीई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है इधर है और पी इधर है, तो अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना होगा 270 डिग्री। और 270 डिग्री प्लस की माइनस, माइनस। यहाँ प्लस और माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। किस, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक और केस बताते हैं। एक बार डायपोल इसी के डायरेक्शन में लेते हैं और एक बार डायपोल अपोजिट लेते हैं। इस केस में टॉर्क ई भी इधर पी भी इधर 0 डिग्री, तो यहाँ कितना होगा पी ई साइन 0 डिग्री 0। यहाँ टॉर्क कितना, साइन कितना 180 है ना। तो अगर हम पूछें कि कौन से केस में टॉर्क सबसे मैक्सिमम है तो क्या बोलोगे, और सबसे मिनिमम, ये सबसे मिनिमम, ये सबसे मैक्सिमम। यहाँ प्लस और माइनस नहीं देखना, प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। इन दोनों केस पे टॉर्क हो गया आपका मैक्सिमम, और इन दोनों पे टॉर्क सबसे हो गया मिनिमम, यानी टॉर्क कितना बोल सकते हैं, 0। ठीक है, अब याद करिए, इसको यहां से छोड़ेंगे तो रोटेट कर जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे तो यहां से रोटेट करेगा, इन दोनों को छोड़ दिए तो नहीं रोटेट करेगा। ऐसे कैसे रहेगा, इन चारों में से सबसे स्टेबल कौन है, मतलब इक्विलिब्रियम में कौन है, इसमें इक्विलिब्रियम में थर्ड वाला और कौन सा, फोर्थ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ रोटेशनल का बात कर रहे हैं, इन दोनों को अभी यहाँ छोड़ दें तो ये दोनों अभी इक्विलिब्रियम में है। पहले इसको उतारो, ठीक है, अच्छे से इसको, और इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रीफली समझा देते हैं। और लास्ट में ना हम सब चीज को रिलेट कर देंगे बढ़िया से, ठीक है। ओ, फिर तुम स्केल स्केल लेके आ जाती है। उतारे,
हो गया। चलो देखो, अब हम लोग इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं ना। देखो तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 3 और 4th वाला इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे पेंडुलम याद है, टांग देते हैं तो रुका रहता है, तो बेचारा किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में। अब वहां से इसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ तो आगे पीछे डिस्टर्ब, यहाँ तो रोटेशनल का बात चल रहा है, तो अगर हम इसको हल्का सा, इस डाइपोल को हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिए, याद है यहाँ प्लस वाला होता है और यहाँ क्या होता है, माइनस वाला, फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर हम इसको ऐसे डिस्टर्ब किए, क्या ये वापस आएगा या पूरा घूम जाएगा? क्या लगता है? अगर ये पेन ऐसे है, अगर हल्का से इसको ऐसे डिस्टर्ब किए, ये इसको इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, तो ये वापस आ जाएगा। अगर हम इस डाइपोल को ऐसे कर दिए, नीचे थोड़ा डिस्टर्ब किए, इसको ऐसे खींचेगा, इसको ऐसे खींचेगा, इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर हम डाइपोल को हल्का सा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या वो अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। उसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? स्टेबल। याद करो, इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता था, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, 3 टाइप का होता था। अब इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, तो हल्का सा इसको अगर रोटेट करें ऐसे, याद है इस पे प्लस है तो फोर्स इधर लगेगा, इसको हल्का सा अगर रोटेट करिए, क्या ये वापस आने के कंडीशन में है कि पूरा रोटेट कर जाएगा? पूरा रोटेट कर, तो ये क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रहे ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री। समझ में आए? इसको नोट डाउन कर लो अलग से, इसको अलग से बनाइए दोनों डायग्राम। हो गया? तो इसमें हल्का सा डिस्टर्ब करने पे कौन ऑसिलेट करेगा, स्टेबल वाला कि अनस्टेबल वाला? दो एग्जांपल लेते हैं ना, एक कटोरा को ऐसे रखे, बॉल यहाँ पे, एक कटोरा को उल्टा रख के बॉल यहाँ पे, क्या दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, नेट फोर्स 0 दोनों में। इसको हल्का सा डिस्टर्ब करें तो ये वापस आएगा, यानी कि ये स्टेबल है। इसको हल्का सा डिस्टर्ब करेगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, तो ये अनस्टेबल है। इन दोनों में से कौन ऑसिलेट करेगा? स्टेबल वाला, यानी हमेशा ऑसिलेट कौन सा करेगा? स्टेबल वाला। और जब ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड होगा। चलिए उसका डायग्राम फिर से बनाए और उसका टाइम पीरियड सब लोग निकाल के दिखाइए। थोड़ा थोड़ा 11th याद आ जाएगा, फिर अपने आप को कोसोगे भी।
चलो आ गया तो बताओ, आया तुम लोग? नहीं? चलो थोड़ा याद कर लेते हैं कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, थोड़ा प्रोसेस तुरंत याद आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं, तो यही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। चलो नेक्स्ट में हम बताते हैं। बहुत आसान है जी, तुम लोग पढ़ाई करो थोड़ा। यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फिर हम लोग क्या करते थे उसको, अच्छा ये ट्रांसलेशन वाला है कि रोटेशनल वाला है? रोटेशनल वाला। तो उसमें एक्स डिस्प्लेस करते थे कि थीटा रोटेट करते, थीटा रोटेट। जैसे इस डायपोल को हम थीटा रोटेट करेंगे, ठीक है, इस डायपोल यहां आ गया, ठीक है, जैसे ही थीटा रोटेट करेंगे तो इस पे एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पी ई साइन थीटा। अब ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे प्रूव करते थे? याद है, वहां फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो यहाँ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और यहाँ थीटा है कि साइन थीटा? साइन थीटा। हम बोलेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टॉर्क को लिख सकते हैं पी ई थीटा, यानी कि एसएचएम तभी करेगा जब थीटा छोटा होगा। अब याद करिए, टॉर्क को फिर लिखते थे आई इंटू अल्फा, फिर अल्फा को लिखते थे कि ई बाय आई इंटू थीटा। याद है, ये इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब ये जो भी कांस्टेंट होता था, तो टाइम पीरियड डायरेक्ट लिखते थे 2 पाई रूट अंडर, या तो इसको पलट के लिख देते थे, तो आई डिवाइडेड बाय, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। और ये टाइम पीरियड याद रखना है ना, हम प्रोसेस भी बता दिए सारा, लॉजिक भी याद होना चाहिए सब कुछ। चार्जर है, चार्जर दीजिए ना, सी टाइप, सी टाइप, सी टाइप। हो गया, उतार लिए हो गए। ये वाला कैसे लिखते हैं वहां पे, याद करिए कि F इज इक्वल टू के एक्स आता था, तो उसका टाइम पीरियड लिखते थे 2 पाई रूट ओवर m बाय, और ये कांस्टेंट नीचे आ जाता था। तो रोटेशनल में मास के जगह क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क इज इक्वल टू, यही वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद हो गया कि वो ऑसिलेट कब करेगा, कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल में, ठीक है, और ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ गया वो, हाँ वापस अब इन दोनों पे आते हैं, उन दोनों का काम खत्म। जैसे इसको छोड़े, ये अचानक रोटेट किया, तो रोटेट किया मतलब उसके पास कौन सा एनर्जी आया? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हमको पता है कि एनर्जी को बना तो सकते नहीं है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अचानक अगर इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया, इसका मतलब इसके पास पहले से कोई एनर्जी था, वो एनर्जी को कन्वर्ट करके वो किस में लाए? रोटेशन। जैसे इस पेन को यहां से छोड़े, तो अचानक इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आया, वो क्यों आया? क्योंकि इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी था। तो वही सेम चीज इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा? इसके पास पहले से कुछ एनर्जी होगा। टॉपिक डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ऑफ डाइपोल
इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले को लिख डालो, डेरिवेशन आना नहीं है इसलिए टाइम वेस्ट करना नहीं है। कोई भी डायपोल अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई। तो अगर इसको हम अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब ये सब लिखा ना, अब वापस इसमें आते हैं, ये वाले पे, चारों पे एक एक करके बताओ यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट कितना लिखें। याद है cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर माइनस पी, यहां पर यहाँ 180 है ना, तो cos 180 कितना होता है माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो। अब तुमसे पूछा जाए कि पहले इसको उतारो उतारो उसके बाद, अच्छा यहाँ पर सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर। अब यहाँ प्लस माइनस देखना होगा भाई, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन की बात है नहीं। तो सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थर्ड वाले के पास, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, और सबसे ज्यादा फोर्थ। और यही प्रकृति का नियम भी है, और इसको याद कैसे करना है वो हम समझा भी देते हैं। जब आप सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हो, उस समय आप एकदम पीस माइंड पे रहते हो, उस समय आपका एनर्जी का लेवल सबसे लो रहता है। आप जब अनस्टेबल रहोगे आपका एनर्जी का लेवल सबसे हाई होता है। उसी तरह याद रखना, जब आप स्टेबल में रहोगे उस समय एनर्जी का लेवल सबसे लो होगा, और जब आप अनस्टेबल रहोगे उस समय एनर्जी का लेवल सबसे हाई। ठीक है, जैसे ही ग्राउंड स्टेट में कौन कौन आदमी रहता है, हाई एनर्जी वाला कि लो एनर्जी वाला, लो एनर्जी, और वहां पर स्टेबल होता है बेचारा वो। जैसे इसको एनर्जी मिलता है वो क्या करता है, हायर भागता है, क्योंकि वो ग्राउंड में रह ही नहीं सकता। इसलिए स्टेबल में हमेशा एनर्जी सबसे लो होगा, और हाई और अनस्टेबल में एनर्जी सबसे हाई होगा। ठीक है, अब ये सारा चीज को याद रखना मिक्स करके बढ़िया से, तुरंत पूछ देगा कि एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगा, कितने एंगल पे होगा, उस समय स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल से अनस्टेबल जाने के लिए या अनस्टेबल से स्टेबल, अनस्टेबल से स्टेबल, हर कोई जाना चाहिए। इसलिए पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है, क्योंकि वहां हायर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप लोग क्या पसंद करते हैं, मतलब हायर एनर्जी लेवल में जाना या लो एनर्जी लेवल पे जाना। हाँ? शांति चाहिए, शांति पाने के लिए प्रेरणा चाहिए होता है, प्रेरणा भी नहीं। चलो, हाँ? ना ना, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टॉर्क, हाँ नेक्स्ट लिखिए।
फोर्स ऑन अ डाइपोल, फोर्स ऑन अ डाइपोल in in non-uniform electric field, force on a dipole in a non-uniform electric field. अच्छा, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, याद करो, लगेगा। अब उसको निकालेंगे कैसे? अच्छा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा कि वेरी मारेगा? वेरी करेगा। तो हम ले लेते हैं कि ई जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ आर है, वेरी कर रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि वहां पर डाइपोल के पास, कोई भी डाइपोल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा, यहां लिखेंगे माइनस पी ई, और ई एज ए फंक्शन ऑफ आर है इनटू कॉस थीटा। देखो अब ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हमको तो निकालना था क्या, फोर्स, और हम निकाल क्या रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और ये निकालने का रीजन क्या है, कोई बता सकता है पूरे क्लास में? बस एक इक्वेशन का खेल है और आप फोर्स आपके दिया। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाय डी आर। यहाँ पर ई एज ए फंक्शन ऑफ आर है। अच्छा, याद करो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये कांस्टेंट होता। तो अगर ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट, तो पूरे टर्म को कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते तो आंसर कितना आता, जीरो। तो इसलिए फोर्स जीरो आता था। लेकिन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया, तो इसका मतलब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। लिख लो इसको। आर कोई भी फंक्शन से दे दिया कि ई वहां पर है 2x आई कैप, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स कर देंगे। अगर वहां 2y होगा तो डी यू बाई डी वाई कर देंगे। यानी यहां जो है वो ई इज वेरिएबल, वो कैसे भी वेरी कर सकता है, उसका इक्वेशन दिया रहेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हम आपको बस फोर्स निकालने का एक तरकीब बता दिए। चलो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जल्दी। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक है। देखो पोटेंशियल हम फिर कैसे निकालेंगे, अगर ये मेरे पास डाइपोल रहा माइनस क्यू प्लस क्यू, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल लाइन पे, यहां से डिस्टेंस आर लेके, और ये डिस्टेंस होगा डी। याद इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। एक काम करो, पोटेंशियल तुम लोग निकालो तो जरा, और मेहनत तुम लोग भी करो। हमको यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। फटाफट दोनों के लिए ऐड कर दो, सॉल्व वॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। और लास्ट में ये एज्यूम कर लेना कि आर इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन डी, और जल्दी हमको पोटेंशियल बताओ एक्सियल पे। यहाँ सिर्फ एक्सियल का ही निकलता है। एक्सियल का निकालो, उसके बाद देखते हैं, है ना। और लास्ट में ये वाला अप्रोक्सीमेशन भी ले लेना, ठीक है।
ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस डी बाई टू, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस डी बाई टू। तो पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाय आर माइनस डी बाई टू, और माइनस के लिए हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू। इसको बढ़िया से अगर सॉल्व करोगे और लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लोगे अगर, तो बहुत सुंदर सा आंसर आएगा केपी बाय आर स्क्वायर। देखो सबका आना चाहिए ये वाला। क्या 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 क्या, हाँ हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा, पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से थोड़ा बच के ही रहना बढ़िया है। अच्छा ये सॉल्व कर देंगे, कर लोगे, कर लेगो ना। अच्छा एक्सियल पे डायरेक्ट बताओ पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जितना माइनस क्यू के लिए उतना प्लस क्यू के लिए, यानी एक्सियल में सिर्फ होता है केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, उसी में लिख लो। हो गया, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पोटेंशियल, अच्छा जीरो क्यों क्यों था कि कैसे, ये कौन सा लाइन होता है, एक्सियल, वेरी गुड। अच्छा एट एनी पॉइंट वाला भी तुम लोग फटाफट डिराइव करो तो, कि अगर कोई थीटा पे होगा, सेम प्रोसेस सेम मेथड, इसको फटाफट दो कंपोनेंट में करो और जल्दी आंसर बताओ कि पोटेंशियल क्या होगा, एकदम याद हो जाएगा तुम लोग को। इसको फटाफट दो कंपोनेंट करो, इधर आएगा p cos थीटा, इधर आएगा p sin थीटा। पोटेंशियल जो होगा, अच्छा वो किसके कारण होगा, p cos थीटा के कारण कि p sin थीटा, p cos थीटा, क्योंकि p sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल हो गया, तो p cos थीटा के लिए डायरेक्ट लिखेंगे kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r। एट एनी एंगल थीटा यही फॉर्मूला होता है सिंपल। हो गया, तो देखो डायपोल का सारा चीज पढ़ लिया हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए, पोटेंशियल पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, टॉर्क पढ़ लिए। नेक्स्ट लिखिए, इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड डायपोल, इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड डायपोल। ठीक है, अब यहां से तुम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस देते हैं, पहले तुम लोग सोचो, वो नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। देखिए, फाइंड द फोर्स ऑन डायपोल P2
ऑन डाइपोल P2 ड्यू टू डाइपोल P1। सोचो, तुम लोग को 3 मिनट समय देते हैं कि क्या P1 P2 पे फोर्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, पहले ये सोचना है तुम लोग को। और अगर लगाएगा तो कितना लगाएगा, ट्राई करो। आया किसी का? कैसे? देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसे समझ में नहीं आएगा लेकिन आप याद रखना। सबसे पहले अगर हमको इस पे फोर्स निकालना है, क्या बोल सकते हैं P2 किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं है? किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यानी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 2kP1 डिवाइडेड बाय RQ। तो अगर P2 किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है, माइनस PE cos थीटा। यहां P किसका लेंगे, P2 की P1? P2 लेंगे ना, ये डायपोल है ना, माइनस P2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किसका है, P1 का। यहाँ लिखेंगे 2kP1 डिवाइडेड बाय R³ इंटू कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0। तो U का यहाँ आ गया माइनस 2kP1P2 डिवाइडेड बाय R³। यहाँ U एज अ फंक्शन ऑफ R आ गया। तो अब अगर हमको फोर्स चाहिए तो हमको याद है माइनस DU डिवाइडेड बाय dr। करो इसको डिफरेंशिएट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। माइनस 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 तो फिर और एक माइनस आ जाएगा ना, -6kP1P2 डिवाइडेड बाय R का पावर। फोर्स पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस पे फोर्स नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये इधर आएगा। अच्छा, P2 P1 पे कितना फोर्स लगाएगा? सेम लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ।
जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा। यही डायपोल को अगर उल्टा कर देते तो कॉस जीरो की जगह 180, फोर्स नेगेटिव की जगह क्या आ जाता पॉजिटिव, तो उस केस में वो रिपेल करता। ठीक है, तो इसलिए याद रखो ये सब छोटा छोटा चीज है, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इस टाइप से डायपोल रखा है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर इस टाइप को इस तरफ से डायपोल रखा हुआ है तो ये दोनों रिपेल करेगा। फोर्स तो निकाल लिए। अगर हम टॉर्क का बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे पीई साइन थीटा। यहां डायपोल क्या है P2, ई कुछ भी होगा, यहां साइन एंगल कितना है 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना आया 0, यानी यहां पर डायपोल ये रोटेट नहीं करेगा। जल्दी एक और लिखना है। हो गया ये समझ में आया ना, कब अट्रैक्ट करेगा और कब रिपेल करेगा। आगे बढ़े, सब उतार लिए तो। और इस केस में टॉर्क कितना है 0। अब इतना समझाने के बाद कम से कम तुम लोग ये वाला ट्राई करो कि अगर एक डायपोल P1 ऐसा है और दूसरा डायपोल P2 ऐसा है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है r। अब इस केस में आप लोग बताइए टॉर्क कितना होगा और फोर्स कितना होगा। अब ट्राई करो कि अगर अब दोनों P1 P2 को ऐसे रखे हैं तो अब टॉर्क और फोर्स कितना लगेगा किस पे, फोर्स कितना आएगा 0 होगा, क्योंकि इस बार कॉस 90 हो जाएगा। तो इस केस में टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फोर्स कैसे, टॉर्क कैसे आएगा बता रहा है, ट्राई करने तो सबको जल्दी। हो गया ना। बताएं, अच्छा फोर्स कितना होगा अच्छा इस P1 का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच एंगल कितना हो गया 90। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है 90, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो इस केस में फोर्स का वैल्यू कितना होगा 0। अब टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, P को लिखेंगे यहां पर कौन सा है P2, और इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp1 डिवाइडेड बाय आर क्यू इंटू साइन कितना लोगे 90। आ गया होगा शायद ये वाला।
तो जब दोनों एक्सियल में रहता है तो टॉर्क जीरो होता है, लेकिन एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पे रहेगा तो फोर्स जीरो होता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछे, दे दे, कैसे बता, दोनों ऐसा, चलो तो बनाओ फिर। P1 P2 डिस्टेंस R, टॉर्क और फोर्स। हेलो, हाँ, ठीक है, आ जाएंगे 5। क्या फोर्स जीरो की टॉर्क जीरो की, दोनों? टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो, ठीक, देखते हैं। देखो, इधर इधर इधर, सबसे पहले मेरे को ये बता, इस डाइपोल का जे वाला पॉइंट इसका एक्सियल है कि इसका इक्वेटोरियल है? इस डाइपोल के लिए ये वाला लाइन इसका एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के जस्ट अपोजिट होता है, यानी इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और कितना होगा? तो के पी वन डिवाइडेड बाय आर क्यू। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस पीई कॉस थीटा, तो माइनस पी टू के पी वन बाय आर क्यूब इंटू, यहाँ एंगल कितना है? 0 कि 180? पी ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, आ गया माइनस माइनस प्लस के पी वन पी टू डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो हमको लगता है फोर्स सब लोग निकाल लोगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के P1 P2 डिवाइडेड बाय आर का पावर 4, यही आ रहा है क्या? देखो, और टॉर्क कितना? क्योंकि साइन 180 आएगा और साइन 180 का मतलब टॉर्क जीरो। तो हम लोग सारा केस कर डालें, अगर डायपोल डायपोल के बीच कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक, डायपोल का लास्ट टॉपिक, किसका एंगल कैसे लेते हैं? हाँ, कैसे लिए, बहुत सुंदर। देखो, ये डायपोल है, इस डायपोल के लिए ये वाला लाइन एक्सियल है कि इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल, तो यहां से इक्वेटोरियल वाला पॉइंट ले लिए। अब इक्वेटोरियल में डायपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल की तरफ होता है कि डायपोल के अपोजिट होता है? तो डायपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब यहां पर देखो, डायपोल ऊपर है, अब हो गया ना, चल ठीक। डायपोल का लास्ट टॉपिक है ना, सिस्टम ऑफ डायपोल। अरे तबीयत खराब हो जाएगा।
लिखिए सिस्टम सिस्टम ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या है? वो वही एक सिस्टम है ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तब हम लोग को पढ़ना है सिस्टम ऑफ डाइपोल। अब सिस्टम ऑफ डाइपोल का मतलब ये है कि जैसे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये दोनों एक डाइपोल बना लिया। अब ऐसा बहुत प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा जो बहुत सारा डाइपोल्स होगा। मान के चलो यहाँ प्लस टू क्यू और माइनस टू क्यू, ये भी एक डाइपोल होगा। तब हमको पढ़ना है कि अगर ऐसा बहुत सारा डाइपोल हुआ तो इन सब को मिला के एक सिस्टम बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ डाइपोल। डाइपोल स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। तो जब फाइनली आपको नेट डाइपोल निकालना होगा तो वेक्टर से ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के हेल्प से ही समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको कोई बोले कि इसका नेट डाइपोल कितना है, तो सबसे पहले नेट डाइपोल का मतलब, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछे ना कि नेट डाइपोल बताओ, उसका हमेशा पहला चीज याद रखना उसका टोटल चार्ज जीरो होगा। देखो यहाँ टोटल चार्ज कितना है? जीरो। ठीक है, अब नेट डाइपोल का मतलब, अब यहाँ आपको ना बहुत सारा डाइपोल्स बनाना होगा अपने मन से। जैसे हमको पता है कि प्लस क्यू माइनस क्यू होता तो एक डाइपोल होता, लेकिन यहाँ कितना है? माइनस टू क्यू। तो हम थोड़ा बुद्धि लगाएंगे कि इस माइनस टू क्यू को हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ माइनस क्यू और माइनस क्यू दो ठो रखा है। अब ये माइनस क्यू और एक प्लस क्यू एक डाइपोल बनाएगा इस तरफ, और इस डाइपोल को लिख सकते हैं क्यू इंटू, मान के चलो ये डिस्टेंस ए है, ठीक है, तो क्यू इंटू ए लिख दिए। ये वाला डाइपोल इधर है तो इस डाइपोल को भी लिख दिए क्यू इंटू ए, ये भी डिस्टेंस ए मान लेते हैं। डाइपोल स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। तो अगर दो डाइपोल इस तरफ है और दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो जो नेट डाइपोल जाएगा पी नेट, डायरेक्टली रूट टू पी। ठीक है, जब भी नेट डायपोल आए तो समझ जाना कि भैया कहीं ना कहीं हमको जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा आपके मन में है कैसा बनाना है, जैसे हम यहाँ बना लिए हैं। अगर यहाँ पर माइनस थ्री क्यू होता तो आपसे कभी जिंदगी में नहीं पूछता कि नेट डायपोल बताइए, क्योंकि नेट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए? जीरो। इसको नोट डाउन करो। हो गया? क्वेश्चन दें? पैकेज वगैरह है देना, देखते हैं तुम्हारे पैकेज। नहीं लाए हो क्या? कोई आदर्श विद्यार्थी? हाँ वाह वाह, दे दो दे दो। एससी वाला में क्वेश्चन बहुत, हाँ। हाँ वो उसमें बता देंगे जब कंडक्टर्स पढ़ाएंगे ना उसमें।
इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे लिखो तो, थोड़ा डरावना टाइप का है। लिखो, फाइंड नेट डाइपोल ऑफ द सिस्टम। फाइंड नेट डाइपोल ऑफ द सिस्टम। मेरे को ये बताओ, एक रिंग का ऊपर वाले भाग में प्लस क्यू है और नीचे वाले भाग में माइनस क्यू है, क्या यहाँ डाइपोल का एक सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहले हम सिखा दिए थे कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब यहाँ बनेगा। अब जोड़ा कैसे बनाना है वो तुम्हारे ऊपर है, हमको आंसर चाहिए। ट्राई करिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बनने के बाद वो आइडिया आ जाएगा कि करना कैसे है। लेकिन हम चाहते हैं कि आइडियाज तुम लोग डेवलप करो स्टार्टिंग में ही। अगर खुद से कर लिए ये क्वेश्चन तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरा बताया हुआ चीज भूल जाओगे, ये गारंटी है। पर खुद से किया हुआ चीज कभी नहीं भूलोगे। ट्राई करो, देखो कुछ अगर मेथड हो तो। एक बुद्धि बता दे क्या? जैसे हमको जोड़ा खोजना है, तो हम एक छोटा सा डी क्यू यहाँ लेंगे तो इसका माइनस डी क्यू यहाँ है, एक प्लस डी क्यू इधर लेंगे तो इसका माइनस डी क्यू यहाँ है। तो सबका ऊपर वाले का जितना जोड़ा है नीचे मौजूद है, सबको एक छोटा छोटा डाइपोल बनाओ और इंटीग्रेट कर दो। मतलब इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन आएगा। देखो बनाओ ना, बनाने में क्या हर्ज है? देखो कुछ बुद्धि उद्धि लगाओ, इधर उधर तिकड़म भिड़ाओ। ना इतना सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा है। चलो हम बताएं फिर, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना? देखो इधर, एक काम करते हैं, यहां से कोई भी थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं, तो हमको यहां से एक छोटा सा चार्ज मिल जाएगा डी क्यू।
पहले मेरे को ये बताओ कि डी क्यू कैसे लिखें, कितना होगा डी क्यू? ये टोटल क्यू इस पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये टोटल क्यू टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये टोटल लेंथ कितना होता है? पाई आर इनटू, हमको सिर्फ इतना ही लेंथ का चाहिए, ये लेंथ होता है आर डी थीटा। याद करिए 10th में पढ़े होंगे कि अगर ये आर है और ये थीटा है तो ये जो आर्क होता है वो आर थीटा होता है। ये आर आर कैंसिल हो गया, तो क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। अब हम ये बोलेंगे कि इस छोटे से एलिमेंट का यहां पर एक डाइपोल बनेगा, एक छोटा सा डाइपोल डीपी, और वो किसका बनेगा? इस प्लस डीक्यू का और इस माइनस डीक्यू का। और वो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू डी। तो यहां लिखेंगे डी क्यू इंटू डी। बताओ इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? डी क्यू यहां पुट कर देते हैं, कितना? क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r। अब आपको टोटल डाइपोल चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। क्यू डी थीटा 2r डिवाइडेड बाय पाई, कहां से कहां तक? यहां से बस हम इतना घूम जाएंगे तो ऑटोमेटिक नीचे वाला कवर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ आया सबको? इससे टफ नहीं आएगा कभी, है ना, ये मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। याद रखना, जब भी तुमको सिस्टम ऑफ डाइपोल निकालने दे तो तुम समझ जाना कि नेट चार्ज 0 होगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा एच.सी. वर्मा का ये जो पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये पूरा खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। गॉस लॉ, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के बाद कैपेसिटर, सब इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बस जो लेट लगेगा ना, बस कैपेसिटर तक थोड़ा लेट लगेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक वाला तुरंत हो जाएगा। पता नहीं, हमको आइडिया नहीं, याद नहीं रहता हमको। कितना आ रहा है? क्यू आर, 2 क्यू आर ही आ रहा है। किस मैग्नेटिक EMI AC नहीं, हम तुमको क्या बोले, एच.सी. वर्मा एक बेसिक बुक है कि उतना तुम बनाओगे तो समझो कि हाँ तुम जेई का तैयारी कर रहे हो। जेई निकलेगा ये कंफर्मेशन नहीं है, बस इतना मान के चलना। और अगर एच.सी. वर्मा भी नहीं बन रहा है तो तुम जेई के रेस में दौड़ ही नहीं रहे। ठीक है, तो एच.सी. वर्मा बन जा रहा है तो खुश मत होना। एच.सी. वर्मा बन रहा है तो इसका मतलब हाँ ठीक है, तुम सही जगह जा रहे हो। लेकिन तुमको अगर चाहिए कि नहीं, हमको पता नहीं, कंफर्म होना है कि हम वहां हैं, तो इसलिए तुम लोग को पैकेज मिलता है, डीसी पांडे बुक बनाया अपना। ठीक है, तो बनाओ। अब जैसे एच.सी. वर्मा में तुमको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, जैसे इंटरेक्शन ऑफ डाइपोल्स नहीं मिलेगा, है ही नहीं, स्टेबल एंड, बस वही चीज है। तो इसलिए तुमको सारा टॉपिक्स पढ़ना होगा, तो क्वेश्चंस बनाना होगा, तो पैकेज में दिया होगा, या फिर डीसी पांडे, या फिर अगर तुमको लगता है कि कितना बुक बनाए, हमको खाली एक ही बुक चाहिए, तो एक सिंगेज का आता है बीएम शर्मा, उसमें एकदम 0 लेवल से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है, और इतना क्वेश्चन है कि बनाते बनाते थक जाओगे। ठीक है, अब वो बुक भी अगर बन गया, ठीक है, तो समझ जाना कि भाई कि 300 कितना होता है, 300 में 300 आ जाएगा फिर। हाँ, हाँ फिजिक्स।
capacitors. लो, बुक किसका था? 10 रुपया है इसके अंदर।